नमस्कार दोस्तों, हमारे गांव में एक कहावत है कि सफेद कोट, खाकी कोट और काले कोट से जितनी दूरी बनाए रखे उतनी ही बढ़िया होती है आपके लिए। इसी क्रम में जैसे इनकम टैक्स के नोटिस से जितनी दूरी रहे उतनी ही बढ़िया है। इसके बारे में जो समझाने के लिए मैं हूँ राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप देख रहे हैं अकाउंट जूनियर। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर आम पब्लिक को अपने जीवन काल के अंदर इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो इस इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर आपकी समझ को बढ़ाने के लिए ये 10 से 15 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, जिसके शुरुआत में आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स के नोटिस आते क्यों हैं, और उसके बाद कि इनकम टैक्स के नोटिस कौन कौन से आते हैं, और लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स के नोटिस अगर आपके पास आ जाते हैं तो उसको टैकल किस तरह से करना है, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसकी आप लोगों के द्वारा काफी डिमांड थी और मेरा भी पर्सनल जो फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स के नोटिस आते ही क्यों हैं। तो इसका सबसे सही जो जवाब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है वो है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग जो आप करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें इंफॉर्मेशन या तो पूरी नहीं डालते या गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिसके कारण आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। तो ये आपके आपके पॉइंट आपके हैंड से भी गलती हो सकती है और जिसने फाइल किया है वहां से भी हैंड से गलती हो सकती है, दोनों ही जगह से गलती हो सकती है। तो इसका कारण क्या है कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन कार्ड से संबंधित, आपके पैन नंबर से संबंधित जो भी सूचनाएं अवेलेबल है, उनके पास कई सारे रास्ते हैं जहां से उनके पास सूचनाएं आती है। और आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, अगर उन दोनों का डेटा आपस में मैच नहीं कर रहा है तो आपके पास चांसेस है कि आपके पास नोटिस आएगा ही आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी सूचनाएं हैं उसके लिए ऊपर टॉप के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, वहां पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। मैंने ही कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें यह बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी सूचनाएं हैं आपकी। तो ये वीडियो पहले जरूर देख ले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट के पास है और आपकी आईटीआर में इन्फॉर्मेशन नहीं मैच होती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो जब भी अपनी आईटीआर फाइल करें, इसका सॉल्यूशन क्या है आपको नोटिस नहीं आने का, कि जो भी बेस्ट प्रोफेशनल लोग हैं उनसे अपनी आईटीआर फाइल करवाए, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अपनी आईटीआर फाइल करवाए। तो ये कॉस्टली नहीं रहता, लेकिन अगर आपको नोटिस आना शुरू होता है तो फिर आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। तो टैक्स विंग और अकाउंट्स में एक अच्छे प्रोफेशनल है जिनके द्वारा आप अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में बनाते हैं कि इनकम टैक्स के नोटिस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सर इसके अंदर जो पहला नोटिस आता है वो है अंडर सेक्शन 131। हर नोटिस के ऊपर वाले कोने में ये लिखा होता है कि ये नोटिस किस सेक्शन के अंदर जारी किया गया है। तो अगर पहले नोटिस की मैं बात करूं तो मैं पकड़ रहा हूं 131 का इनकम टैक्स का नोटिस जो इस धारा के अंदर इशू किया जाता है। तो नोटिस को पढ़ के ये जरूर आप इंश्योर कर ले कि ये कौन सी धारा के अंदर जारी किया गया है। तो 131 क्या है, एक तरह से इंक्वायरी करने का नोटिस है। कोई भी असेसमेंट आपके ऊपर, कोई भी धारा लगाने से पहले आपको एक मौका दिया जाता है 131 के अंदर। प्लस अगर आप किसी और के असेसमेंट के केस में भी अगर किसी और थर्ड पार्टी से कोई सूचना मांगी जानी है तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर आती है 131 के अंदर। इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी पर्सन को या किसी की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो असेसमेंट ऑफिसर है वो मंगवा सकता है। इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि ये फर्स्ट नोटिस होता है, ये लास्ट नोटिस नहीं होता है। इसके अंदर एक तरह से असेसमेंट शुरू होने से पहले इंक्वायरी है। तो सुनामी, अगर असेसमेंट को अपन सुनामी माने तो ये एक तरह से पहले वार्निंग है। अगर इसी में अपने आपको जो डिपार्टमेंट ने, असेसिंग ऑफिसर ने सूचनाएं मांगी है, अगर वो अपन अपने जवाब से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर आगे नोटिस आने का चांसेस नहीं होता है। तो इस नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए ताकि आगे जो सुनामी आए उससे बचा जा सके। तो अगर 131 का नोटिस आपके पास आता है तो आप उसको समझे, और लास्ट में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से, सारे नोटिस का सॉल्यूशन किस तरह से आप दे सकते हैं। दूसरा जो नोटिस, इंपोर्टेंट नोटिस आता है वो आता है नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर, डिफेक्टिव आईटीआर। ये मोस्टली कॉमन सा
नोटिस है जो काफी लोगों के आता है। बेसिकली जब भी अपन आईटीआर भरते हैं उसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जिस आईटीआर में, जैसे एग्जांपल आईटीआर 3 अपन फाइल करें और अपना बैलेंस शीट और P&L डालना भूल जाए, या कोई भी ऐसी सूचना है जो उस आईटीआर फॉर्म के अनुसार जरूरी है डालनी, और वो डालनी अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए आपके पास नोटिस आता है अंडर सेक्शन 139(9). ये नोटिस मेल पे आता है जनरली, और आपके ऑनलाइन जो पोर्टल है वहां पर भी ये शो करता है। इस नोटिस का रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर देना होता है। अगर आप 15 दिन के अंदर नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो आईटीआर आपने फाइल करी है वो इनवैलिड मान ली जाएगी, और ऐसी मान ली जाएगी कि आपने आईटीआर कोई फाइल ही नहीं करी है। तो इस तरह का अगर नोटिस आपके पास आता है तो उसका टाइम से आप जवाब जरूर दे। साथ ही इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ आता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दोनों ही चीजें इसके अंदर लिखी हुई आती है। तो ये नोटिस आपका हो गया 139(9) का नोटिस जो है हो गया। अगला नोटिस जो आता है वो आता है 142(1), 142(1) का नोटिस आता है। ये बेसिकली किसी भी केस में आ सकता है आपको। जैसे पहले केस है, जैसे आपने आईटीआर फाइल कर रखी है, तो उसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए तो असेसिंग ऑफिसर आपसे 142(1) के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। दूसरा केस है कि आपने आईटीआर नहीं फाइल कर रखी, तो आपको 142(1) देके असेसिंग ऑफिसर आपसे अपने आपकी आईटीआर फाइल करवा सकता है। अगर ये नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया टाइम से तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी या 1 साल का कारावास या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो ये नोटिस जो आता है 142(1) का, ये कब आता है? जब आपका कोई असेसमेंट चल रहा होता है। असेसमेंट कौन कौन से सेक्शन में होता है? 3 सेक्शन है असेसमेंट के। पहला सेक्शन है 143(3), दूसरा सेक्शन है 147 और तीसरा सेक्शन आपका 153। इन तीनों केसेस के अंदर ये नोटिस आपको जारी किया जा सकता है किसी भी तरह की सूचना या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी और 1 साल का कारावास या दोनों भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला नोटिस आता है वो आता है सेक्शन 143(1) का। ये भी जनरली हर किसी के पास मेल से आता है। 143(1) ये क्या होता है? जब भी आपकी आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न सीपीसी के द्वारा प्रोसेस की जाती है तो हर किसी के पास ये नोटिस आता ही आता है आपकी मेल के ऊपर, और हर साल आता है। इसके 3 तरीके हैं। जैसे आईटीआर आपने जो फाइल करी, उस आईटीआर को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है, कंप्यूटर वगैरह है, जो सॉफ्टवेयर उनके हैं, वो प्रोसेस करते हैं। उनके यहाँ जो भी सूचनाएं आई हुई होती है उनके साथ, प्लस जो भी आपकी आईटीआर में, खुद की आईटीआर में जो सूचनाएं दी होती है, अगर वो सूचनाएं आपस में मैच खाती है या एज पर कानून अगर वो सही है तो वो सही है या नहीं है, उसके लिए 3 पॉसिबल तरीके से ये आपके पास आ सकता है 143(1) कि अगर आपने कोई टैक्स कम दिखाया, कोई इनकम कम दिखाई है तो आपके ऊपर टैक्स डिमांड निकाली जा सकती है। दूसरा है कि आपने रिफंड क्लेम किया है तो वो रिफंड भी अगर डिटरमाइन होता है तो वो भी होगा 143(1) कि हाँ आपका इतना रिफंड बनता है, और ना कोई डिमांड है ना कोई रिफंड है तो भी आपको 143(1) जारी होगा। मतलब 143(1) तो हर केस में लागू होगा। जो भी आदमी आईटीआर फाइल करेगा सबको 143(1) मिलेगा। अगर आपको टैक्स डिमांड आई है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज रिफंड। और तीसरा केस है नो डिमांड या नो रिफंड, तो फिर किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। टैक्स डिमांड होती है तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए। और लास्ट में अपन देखेंगे कि इसका जवाब अपन किस तरह से दे सकते हैं। अगला नोटिस जो है 5वें नंबर का, वो है आपका 143(2) का। स्कोप की असेसमेंट जो होता है 143(3) के अंदर, उसके लिए ये दिया जाता है। तो हर साल क्या होता है, जितनी भी आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल होती है उनमें से कुछ आईटीआर को चेक करने के लिए रैंडम बेसिस पे डिपार्टमेंट के द्वारा फाइलों को उठा लिया जाता है कि आप इन पर्टिकुलर फाइलों की आप चेकिंग कीजिए डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कितने % का ये स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, तो अगर मैं ये साल दर साल कम किया जा रहा है, 15-16 में 0.71% था, 16-17 के अंदर 0.4, 17-18 के अंदर 0.55 और अब 18-19 के जो साल हुआ है असेसमेंट ईयर, उसके अंदर 0.25% ऑफ
टोटल जो भी आईटीआर फाइल करी है उसका ओनली 0.25% जो आईटीआर है वो आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए ली जाती है रैंडम बेसिस के ऊपर। तो 1% का भी चौथा भाग, तो इसमें सिलेक्शन इसके अंदर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपका आ रहा है तो आपको किसी तरह की पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये एक तरह से रैंडम बेसिस पे है। और अगर आपने अच्छे से अपनी आईटीआर भर रखी है और कोई चीज छिपा नहीं रखी है तो आपको फिर इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है 143(2) के अंदर। इसके आगे जो नोटिस आता है ये आता है 148 का नोटिस आता है, ये आता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो होता है अंडर सेक्शन 147 के अंदर, उसके लिए नोटिस दिया जाता है 148 के अंदर। ठीक है, तो 147 में जो असेसमेंट होगा उसके लिए नोटिस दिया जाएगा 148 के अंदर। 147 में असेसमेंट कब होगा? जब एओ को, जो आपका असेसमेंट ऑफिसर है, आईटीओ है, उसके पास रीजन टू बिलीव है, उसके पास पर्याप्त कारण है कि आपने कोई ना कोई इनकम छिपाई है और उस पर टैक्स की चोरी की है, तो आपको ये नोटिस दिया जा सकता है। और इसके अंदर जो ज्यादातर केस कवर होते हैं वो हम देखते हैं कि अपने आसपास कई लोग जमीन सेल करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट को शेयर लिया हुआ हो, मोटे शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो अपनी आईटीआर में उस तरह से चीजें शो नहीं करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी की सेल है, जमीन जायदाद की जो नोटिस आते हैं वो ज्यादातर 148 के अंदर ही आते हैं। और ये थोड़ी सी डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को बहुत ही समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा अगर ये नोटिस आपके पास आता है तो 148 के नोटिस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इग्नोर तो खैर कोई से भी नोटिस को नहीं करना चाहिए, लेकिन 148 का स्पेशली थोड़ा सा डेंजर सा नोटिस है आपके लिए। और अगला है आपके लिए नोटिस अंडर सेक्शन 156, डिमांड का नोटिस। एक बार आपके असेसमेंट ऑफिसर ने आपकी टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर दिया कि हाँ आपको इतना टैक्स देना है, तो उसके बाद वो डिमांड नोटिस निकालता है अंडर सेक्शन 156 के अंदर, जिसमें वो ये बताता है कि आपको इतना पैसा जमा कराना है, और वो पैसा जमा कराने के लिए आपके पास समय है 30 दिन का। इसके बाद जो नोटिस आता है वो आता है अंडर सेक्शन 245 का, जिसमें है कि आपके एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड, मतलब आपका कोई रिफंड बन रहा है और पुराने सालों में कोई डिमांड पेंडिंग है, तो इस साल का रिफंड पुराने सालों की डिमांड से एडजस्ट किया जा सकता है, उसके लिए कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसके रेस्पॉन्स के लिए आपको, एडजस्टमेंट के रेस्पॉन्स के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आप इसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया जाए, उसके ऊपर आप अपना जवाब फाइल कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ये समझ लिया कि नोटिस कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने देखा 131, 139, 9, 143, 1, 142, 1, 143, 148, 156 और 245 के नोटिस आते हैं। इन सभी नोटिस के टैकल करने के सीधा सा रास्ता ये है कि आपको किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो करना है, आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो चेक करनी है वो आपको है कि उस नोटिस के अंदर जो पैन नंबर दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है किस साल का है, और उस नोटिस का एक डिन नंबर होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो होता है। तो इन सब चीजों को एक बार आप आराम से तसल्ली से बैठ के चेक कर लीजिए कि ये वास्तव में आप ही का है कि नहीं है। इसके अलावा अगर इसमें कोई सूचना या ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, जैसे अगर आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका फॉर्म 16 हो, या आपने कोई जमीन बेची हो साल में तो उसके लिए जो भी रजिस्ट्री वगैरह है वो हो, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार अरेंज कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या चीज है, उसका एक असेसमेंट किया जा सके। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें है सारे नोटिस के अंदर, वो है कि इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को कोई इग्नोर करने के लायक नहीं है। आप अगर इनकम टैक्स से नोटिस आता है तो ऐसा नहीं कि चलो देख लेंगे बाद में जो होगा, ऐसा नहीं है। जो भी नोटिस है, जैसा भी उसका रिप्लाई बनता है, अगर आपकी चीज वो इनकम है तो उस हिसाब से रिप्लाई बनाना, अगर नहीं है तो उसको डिनाई करते हुए रिप्लाई बनाना है कि सर हमारी ऐसी कोई इनकम ही नहीं है, जैसा कि आपने अपने नोटिस में उल्लेख किया है। अगली चीज है, कोई भी चीज हाइड नहीं करें। ठीक है, जनरली काफी कम लोगों में इस तरह की आदत होती है
लेकिन होती है कि वो अपनी जो सूचनाएं होती है वो अपने सीए या जो भी एडवोकेट है उन तक कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनको नहीं बताते हैं कि हाँ मैंने इस तरह का कुछ काम किया था, इस तरह को जमीन ली थी या बेची थी। तो अगर आप टाइम से चीजें नहीं बताएंगे, छिपा के रखेंगे, तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए टाइम से वो चीजें आप अपने सीए को या एडवोकेट को जरूर बता देंगे कि हाँ ये मैंने इस तरह का कुछ ट्रांजेक्शन मैंने किया था। और इन सब नोटिसेज का टाइम से रिप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है। अगर 30 दिन का किसी में जवाब देने का टाइम है तो वो 30 दिन के अंदर ही उसका जवाब फाइल करना होना चाहिए। 30 दिन के बाद अगर आप जवाब दोगे या नहीं दोगे तो वो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए आप टाइम से जो जरूर इसका जवाब दें। अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो एडजमेंट आप ले सकते हैं, तारीख अगली तारीख के लिए बोल सकते हैं। और आजकल तो ये वैसे ही सारी जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन हो चुकी है, पहले की तरह ऑफलाइन नहीं है। तो इस केस में भी आपको टाइमली रेस्पॉन्ड करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि ज्यादातर नोटिस के अंदर होती है, एक अच्छा एक्सपर्ट ही आपको सही तरीके से हेल्प कर सकता है, तो आप हमारे वेबसाइट www.accounts दुनिया या www.taxwing.com पे जाके एक्सपर्ट अपना बुक कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपके असेसमेंट संबंधित कोई भी सवाल हो उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जिनके यहाँ नोटिस आए हुए हैं या जो नोटिस जिनके पास रेगुलर आते रहते हैं या परेशान होते हैं इनसे, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हमें याद करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।